वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है इस चैनल पर, इस वीडियो पे। आप लोग एक्साइटेड हैं आज के वीडियो के लिए? लास्ट वीक की वीडियो में आप लोगों के स्कोर्स बहुत अच्छे रहे हैं। अभी तक मतलब 2 क्विज़ हुए हैं, दोनों में आपके स्कोर्स बहुत अच्छे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्विज़ में कितने स्कोर कर पाते हैं। बट चांसेस कम है कि आपके स्कोर इस बार अच्छे रहेंगे। थोड़ी-सी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है। शायद आपको फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। काफ़ी तो लोगों को यही नहीं पता होगा व्हाट इज पॉलिनेशन। सो अगर आपको पॉलिनेशन ही नहीं पता तो आप उसकी डिफाइन नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टिग्मा। मीन्स आपने फूल देखा होगा, कई बार आप हाथ में फूल लेते हैं तो येलो येलो सा कुछ पाउडर सा आता है। सो उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, सो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, जब ये पोलन ग्रेन्स ये स्टिग्मा पे आते हैं तो उसकी बाद उसे क्या कहते हैं हम? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये देखिए, ये फ्लावर है, फ्लावर से ये पोलन है, ये पोलन आया है यहाँ पे। अगर ये पोलन यहाँ पे नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्लांट में सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट है। और पॉलिनेशन करने के लिए अलग अलग पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि बर्ड्स के द्वारा भी होता है। आपने हनी बीज को देखा होगा कि वो फूलों के आगे मंडराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पैर होते हैं ना, पैरों पे ये जो पोलन ग्रेस होते हैं, इसको हिंदी में पराग बोलते हैं, वो चिपक जाते हैं। वो चिपकने की वजह से वो जब दूसरे फूल पे जाएंगे वो पराग वो वहाँ पे गिर जाएगा एंड फिर वो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ओके, सो इसका आंसर तो था आपका ये डी। ओके, तो आई नो आप सबका ही गलत होगा, नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ गिटार, व्हेन यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग, पिच और वाइब्रेशन स्पीड डेट इज प्रोड्यूस बिकम्स। जब आप गिटार की स्पीड को गिटार की लेंथ की स्ट्रिंग को इंक्रीज करेंगे तो उसकी पिच और वाइब्रेशन स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो सॉफ्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी या हाई हो जाएगी? तो आंसर क्या है इसका कि वो कम हो जाएगी। नहीं पता था ना? आई नो अभी तक आपका ज़ीरो स्कोर रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम इज। पहली बात आप सबको पता होनी चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटे 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 होते हैं, चाहे वो एल्गी फंगस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है? इनका रोल ऑप्शन देखते हैं। ए है कि ये लिमिट कर देते लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को। बी इज़ प्रोड्यूस फूड यूजिंग द सन एनर्जी, कि ये सन की एनर्जी यूज़ करके खाना बनाते हैं। भाई ऐसा तो एक हमारे में प्लांट ही है जो कि सन की एनर्जी यूज़ करके खाना बनाता है। ओके, देन प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज एनिमल्स, जो बड़े लार्ज एनिमल्स होते हैं उनको खाना देते हैं। या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली द आंसर इज डी, डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। वाई? बिकॉज कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स मीन्स, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ भी हो, चाहे वो पेड़ क्या कोई पार्ट हो, फूल पत्ता, ह्यूमन बीइंग, एनी एनिमल, आपने देखा हो कुछ टाइम बाद जो भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट। वो सड़ती क्यों है? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाते हैं। अगर वो सोचिए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो कितनी ऐसी चीज़ है जो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, उनके सड़ने की वजह से फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, बट अगर वो चीज़ सड़ेगी ही नहीं तो ह्यूमन बॉडी या कोई भी, जैसे कि कई लोग दफनाते हैं, वो तो वैसे रह जाएगी। आपने देखा कई बार वो जैसे कि स्केलेटन है तो स्केलेटन ही नहीं रहेगा ना, स्केलेटन के साथ पूरा वो फ्लैश रह जाएगा, तो बॉडी सड़ेगी नहीं, वो वैसी रह जाएगी। तो डिग्रेडेशन डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, और वो कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है कि आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में। साफ साफ बोला, रिफ्लेक्शन मीन्स आप जैसे कि खड़े होते तो आपको अपनी छवि दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है, लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो गई है, राइट, डिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्लेक्शन पूछो तो लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन होता है एक सरफेस से टकरा के
वापस जाना। जैसे कि आपने मिरर में भी देखा होगा, कभी टॉर्च लेके खड़े होंगे, मिरर में मारेंगे तो वो वापस आएगी। देखा ना, शाइन सा मारता है, क्यों? वो रिफ्लेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज एज ऑफ फिशेस वाज नोन एज। एज ऑफ फिशेस मीन्स इट्स नॉट लाइक कि एज कितनी है उसकी, 10-11 साल, ऐसा नहीं है। एज ऑफ फिशेस का मतलब है कि जैसे कि जब पुराने जब धरती में डेवलप हो रहे थे, जैसे कि पहले धीरे धीरे करके सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स आए, फिर हायर ऑर्गेनिजम्स, तो जब वो फिशेस की स्टेज थी, फिशेस की एजेस थी, एरा था, जब फिशेस आ रहे थे, तो उसको कौन सा बोलते हैं? सो आंसर इज डेवोनियन बोलते हैं। आई नो शायद आज आपका स्कोर 0 रहा होगा अभी तक, हार्ड है ना? ओके, तो डेवोनियन बोलते हैं। डेवोनियन मीन्स एक ये ऐसी एज है, मतलब एज ऑफ फिशेस को डेवोनियन बोला जाता है कि फिशेस इस एज में आई थी। इससे पहले जैसे क्रेस्टिनिश, इसमें और दूसरे ऑर्गेनिजम्स आए थे, हर एक ऑर्गेनिजम्स का एक अलग अलग एरा था, एपॉक था। तो डेवोनियन पीरियड में हमारी मेनली फिशेस आई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द मेटल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल इज। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल तो आई थिंक सबको पता होगा। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जिसकी वजह से लीव्स क्या रहती है? ग्रीन। तो लीव्स को ग्रीन रखने वाला जो पिगमेंट है डेट इज क्लोरोफिल। बट उस क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, हीलियम। हीलियम तो हमारी है नॉन रिएक्टिव गैस, नोबल गैस, ये तो हो ही नहीं सकती। ओके, आंसर इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो कि पत्तियों के अंदर पाया जाता है। ये पत्तियां हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये पत्तियां हैं, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है? ये मैग्नीशियम। सो आंसर इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट शुगर इन हनी। आपने हनी खाया होगा, हनी मीठा लगता है, लेकिन हनी का टेस्ट आपकी नॉर्मल चीनी की टेस्ट से थोड़ा अलग होता है। क्यों? शुगर में आपका दूसरा शुगर कंपोनेंट होता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो हनी होता है उसमें दूसरी टाइप की शुगर पाई जाती है। शुगर भी बहुत टाइप की होती है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सो लैक्टोज। तो कौन सी पाई जाती है? आंसर है फ्रक्टोज। साइटोप्लाज्म तो आप सबको पता होना चाहिए, सेल का पार्ट होता है, तो ऑप्शन ही गलत है। माल्टोज, लैक्टोज ये भी एक तरह की शुगर है। लैक्टोज आपको बता देती हूँ, दूध में मिलता है। दूध में तो शुगर होती है, दूध हल्का हल्का मीठा होता है बिना चीनी के भी, तो वो लैक्टोज शुगर होती है, ठीक है। ओके, देन विटीकल्चर इज रिलेटेड विद। विटीकल्चर मीन्स जैसे कि एक पिस्की कल्चर होता है जिसमें हम करते हैं फिशेस की फार्मिंग, ठीक है। एपीकल्चर होता है जिसमें करते हैं हनी बी की फार्मिंग। सो व्हाट इज विटीकल्चर? विटीकल्चर इज रिलेटेड विद फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स। जैसे कि वाइन यार्ड सुना होगा आपने, तो वाइन यार्ड क्या है? वाइन यार्ड इज ऑल्सो रिलेटेड विद ग्रेप्स। We can see viticulture not only as cultivating wine but also as cultivating grapes. Okay. So next question is how can you tell the difference between algae and protozoa? तो आपको पहले पता होना चाहिए algae and protozoa क्या है। algae and protozoa लोअर ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, एंड जो डिफरेंस है, algae have cell wall while algae do not. प्रोटोजोआ लार्जर देन एल्गी। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं मूव कर सकते हैं, एल्गी नहीं कर सकते। एल्गी तो आप लोगों ने देखी भी होगी, हरे रंग की जो काई होती है ना, कई जगह आपने देखा होगा, मोस्टली पानी वाली सरफेस में, जैसे कि कुएं के पास। तो ये जो काई होती है उसको एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोआ से काफ़ी डिसीज़ होती है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हो सके तो गूगल पे आंसर कमेंट कीजिएगा कि कौन सी डिसीज़ होती है प्रोटोजोआ से। बहुत फेमस डिसीज़ होती है प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो डिफरेंस बता देते, जो प्रोटोजोआ है वो मूव कर सकता है बिकॉज इसमें सीलिया होता है। बट एल्गी क्या होता है, एक जगह पे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो आंसर इज ये सी। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपका एक या दो स्कोर तो हो ही गया होगा, 0 स्कोर तो नहीं है ना अभी तक? अगर है भी तो लास्ट क्वेश्चन है, आज की कुछ थोड़ी हार्ड थी। ओके, द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन जीन इज। आपने सुना होगा कि हर किसी के अंदर
क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो ह्यूमन के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन इज 46। कई बार आपने सुना होगा इसको 46 ना कह के 23 पेयर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये 23 पेयर्स में, पेयर्स का मतलब क्या होता है, एक पेयर में दो, तो 23 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46। तो मतलब समझो कि हर एक जो सेल होता है, हर एक कोशिका के अंदर कुछ जीन्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने होते हैं? 46, ठीक है। हर मतलब जब कोई भी इंसान हो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे रहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक और आप फॉर द जनरल नॉलेज, होमो सेपियंस मीन्स ह्यूमन, डेट इज द साइंटिफिक नेम। इसके अंदर कितने हैं? 46 है। एंड ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा पता है आपको किसको कहते हैं? ओराइजा सटाइवा इज राइस। सो राइस के अंदर ये, यस, राइस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 424 मीन्स 12 पेयर। राउंड वॉर्म, अर्थवॉर्म की तरह जो दिखता है बट नॉट अर्थवॉर्म, डेट इज उसके अंदर बस 4 ही होते हैं। चिंपैंजी के अंदर 48, हमसे ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो आपका स्कोर क्या रहा? आज की क्विज़ आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी, तो अगर आपका स्कोर 5 भी है डेट इज़ वेरी गुड, आपको बहुत कुछ आता है।